अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम। अदलिया का इंसाफ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है आज के दौर में, जबकि हम जानते हैं कि 140 ममालिक है जिसमें से 129वें नंबर पे हमारा मुल्क आता है। और ये बदकिस्मती भी हमारे मुल्क में कि एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद यहाँ पे इंसाफ नाम की चीज़ कोई नहीं मिलती। तो ये अदलिया का बहरान कब और कैसे आया, हम जानते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं, भट्टी साहब, इनसे जानेंगे और इनसे ये भी पूछेंगे कि जस्टिस मुनीर के दौर में जब चीज़ें ठीक करने की कोशिश की थी तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, उस वक्त उनका क्या तर्ज अमल था। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारी ये अदलिया का जो बहरान है ये कब और कैसे स्टार्ट हुआ? इसके लिए हमें काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। ये जो आज क्राइसिस है ये एक दिन में पैदा नहीं हुआ, ना ये एक साल में पैदा हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने एक कॉलोनियल जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अपनाया हुआ है, जो 1860 में तामीर होना शुरू हुआ, कवानीन बनना शुरू हुए। और पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है, जिस तरह ये काम करता है, नीचे की अदालतें काम करती हैं, और जिस तरह का पुलिस का सिस्टम है, पुलिस के कवानीन हैं, अदलिया के कवानीन हैं, तो ये सारे जो हैं ये तकरीबन 125 साल पुराने हैं। 21वीं सदी में अगर आप 19वीं सदी के कवानीन से काम चलाने की कोशिश करेंगे, 20वीं सदी का जो एक 19वीं सदी का सिस्टम है, 21वीं सदी में आप उसको उन कवानीन को बरकरार रखेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि आपका जो अदलिया का काम है वो लोगों को इंसाफ फराहम करना है। पुलिस का निज़ाम, पुलिस का जो सिस्टम है वो ये है कि अमन मान कायम रखें। अब इन दोनों का आपस में बहुत ताल्लुक है गहरा, क्योंकि अदलिया जो फैसले करती है वो पुलिस की तफ्तीश की बुनियाद पर करती है। अगर पुलिस का सिस्टम ठीक नहीं है, पुलिस की तफ्तीश ठीक नहीं है, तफ्तीश नाकस है, तो लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता। तो अगर ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसमें पुलिस और अदलिया दोनों आते हैं, किसी भी पाकिस्तान की हुकूमत ने इसमें रिफॉर्म्स करने की कोशिश नहीं की। एक जदीद जो निज़ाम अदल है उसको कायम करने की कोशिश नहीं की। इसमें बहुत अच्छे अच्छे जजेस आए हैं इंडिविजुअली, लेकिन अदलिया खुद से अपने सिस्टम को ठीक नहीं कर सकती। अदलिया का जो सिस्टम है वो ठीक करना है पार्लियामेंट ने, वो ठीक करना है गवर्नमेंट्स ने। उसके लिए कानून साजी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, उसके लिए जो जजेस की तादाद है उसको बढ़ाना पड़ेगा। मसलन लाहौर की जब आबादी थी 20 लाख की तो इतने ही जजेस थे। अब लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ है, उतने ही जजेस हैं। एक जज के ऊपर अगर एक जज के पास 350 केस लगे हुए हों तो मुझे बताएं वो क्या फैसला करेगा। तो इसकी वजह से ये कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ अ जस्टिस डिनाइड, कि जब आप ताख़ीर करते हैं इंसाफ फराहम करने में तो दरअसल आप अदल से, इंसाफ से इनकार करते हैं। तो पाकिस्तान में जो है ये इस वक्त सूरत हाल है। और जो आपने सवाल किया था, ये जो सवाल है ये जाके शुरू होता है 1954-55 में। पहला जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाक़या हुआ, जिसके बाद फिर नज़रिया ज़रूरत का जो है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी वो सामने आता है अदलिया में। उसके बाद से हमारी अदलिया जो है उसने एग्जेक्टिव के साथ और उसने इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक तरह से कोलैबोरेट किया लोगों के बुनियादी हुकूक को मुअत्तल करने में। और जो उसका बुनियादी फरीज़ा था आम लोगों को, आम पाकिस्तानियों को इंसाफ फराहम करने का, इस काम के अलावा अदलिया ने सारे काम किए। उसके अलावा जो करप्शन है हमारे अदालती निज़ाम के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है इस सवाल का। और उसके साथ साथ जो एग्जेक्टिव की मुदाखलत है, जो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है, और जजेस के अंदर जो मेरिट के ऊपर जजेस की अपॉइंटमेंट ना होना है, वो भी एक बड़ा मसला है। तो ये सारी चीज़ें मिलके उन्होंने एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि जहाँ लोगों को पाकिस्तान में अदालतों से इंसाफ के अलावा बाकी सब कुछ मिलता है। मसलन एक शख्स केस दायर करता है सिविल कोर्ट के अंदर, वो फौत हो जाता है, उसका बेटा उसकी पैरवी करता है, वो फौत हो जाता है, उसके बाद उसका पोता जो है वो पैरवी करता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है, फाइनल फैसला। मसलन अगर मेरी जायदाद का झगड़ा है और तो मुझे मेरी ज़िंदगी में इंसाफ नहीं मिलेगा, कम अज़ कम नीचे की सिविल अदालत से केसेस शुरू होंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बाज़ का ये होता है कि हाई कोर्ट फैसला नहीं करती, हाई कोर्ट वापस रिमांड कर देती है केस नीचे वाली अदालत को। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको तब्दील करने की ज़रूरत है, जदीद तरीके अपनाने की ज़रूरत है। इंसाफ पाकिस्तान में बहुत महंगा है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ सुप्रीम कोर्ट में कोई आम आदमी केस नहीं कर सकता, क्योंकि वकील की फ़ीस इतनी है, उसके अखराजात इतने हैं कि आम आदमी जो है, गरीब आदमी, वो तो सोच भी नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट जाने का। उसकी हिम्मत तो हाई कोर्ट में जवाब दे देती है। तो ऐसा अदालती निज़ाम कायम करने की ज़रूरत है जिसके अंदर लोगों को महंगे वकील ना करने पड़े,
मसलन एक उर्फ आम में पाकिस्तान में अब कहावत बन गई है कि जी अब वकील क्या करना है, जज ही कर लें। ये हमारे अदालती निज़ाम की अक्कासी करता है, ख़ासतौर पे नीचे का जो अदालती निज़ाम है। ऊपर फिर अच्छे जजेस भी आते हैं, दूसरे जजेस भी आते हैं, लेकिन नीचे तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आपने तारीख लेनी है, आपको पैसे देने पड़ेंगे नीचे की अदालत में। आपको कॉपी चाहिए फैसले की, आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपने कोई कागज़ लेना अदालत से, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये पूरे का जो सिस्टम, पूरा सिस्टम है, ये अब ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, ये इंसाफ नहीं लोगों को फराहम कर रहा। इसीलिए हम 129वें नंबर पे हैं, 140वें नंबर पे। को अफ्रीका के 2-4 मुल्क होंगे जो हमसे पीछे हैं, बाकी ज़्यादातर मुल्क जो हैं वो आगे चले गए हैं। उन्होंने अपने अदालती निज़ाम के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ की हैं, रिफॉर्म्स की हैं। हम वो इस्लाहात नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये मामला जो है वो गड़बड़ है। जहाँ तक ताल्लुक है जस्टिस मुनीर का, आपने सवाल पूछा, सर जस्टिस मुनीर का तो मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही थी कि कहा जाता है कि जब जस्टिस मुनीर ने नज़रिया ज़रूरत के फैसले से शुरू हुआ उनका काम, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि लोगों ने क्यों उस चीज़ को सीधा नहीं होने दिया? हुआ ये कि ये 1954 में का वाक़या। 1954 में गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद, जो ब्यूरोक्रेट थे, वो उस वक्त के पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने जो आइन साज असेंबली थी वो तोड़ दी। तो जो स्पीकर थे उस वक्त सदर कहलाता था, आइन साज असेंबली के सदर थे मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब, वो चले गए चीफ कोर्ट में सिंध की, कराची की जो चीफ कोर्ट थी उसमें। उस वक्त सिंध हाई कोर्ट नहीं होती थी, ये चीफ कोर्ट कहलाती थी। तो वो उसमें चले गए, उस फैसले को चैलेंज किया। जो सिंध हाई कोर्ट थी, आज की सिंध हाई कोर्ट, उस वक्त की चीफ कोर्ट कराची, उन्होंने फैसला दे दिया जस्टिस जो है वो मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब के हक़ में, और कहा कि ये गलत तोड़ी गई असेंबली, गवर्नर जनरल के पास ये इख्तियार नहीं था। तो जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे और जो अरकान को बनाया गया था पहली आइन साज असेंबली की जगह, वो चले गए उस वक्त के चीफ जस्टिस के पास, पाकिस्तान के जस्टिस मौलवी जस्टिस मोहम्मद मुनीर के पास। उनकी जो अदालत थी उसके अंदर वो केस लगा। तो 1955 में जस्टिस मुनीर ने फैसला सादर किया कि गवर्नर जनरल का ये इकदाम दुरुस्त था। गवर्नर जनरल ने ठीक फैसला किया, और उन्होंने ये वजह जो तौज़ी पेश की इसकी, वो ये थी, जो उन्होंने आर्गूमेंट बिल्ड किया वो ये था कि एक डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी था, जो कि कुरून वस्ता, जो मिडीवियल एक पीरियड था, उसके एक जज थे बरतानिया के गालबन, हेनरी डी जो है उनका नाम था, उन्होंने हेनरी डी ब्रैक्टन। तो हेनरी डी ब्रैक्टन ने नज़रिया ज़रूरत को तख्लीक किया था कि जो स्टैब्लिश्ड ट्रेडिशंस हैं, लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन तो उस वक्त इस तरह से था नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेडिशंस हैं और लॉ है, आप इसके बाहर जा सकते हैं। किस सूरत में आप बाहर जा सकते हैं? कि अगर एग्जेक्टिव कोई ऐसा काम करना चाहे जो कि बहुत ज़रूरी हो, लेकिन कानून में और रवायात में उसकी गुंजाइश ना निकलती हो, तो उनका ये कहना था, उनका ये फैसला था कि आप इसके एग्जेक्टिव बाहर जा सकती है, और अदलिया को इसके हवाले से लीनियंट व्यू लेना चाहिए। तो उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। उन्होंने जस्टिस जो थे मुनीर, उन्होंने ये कुरून वस्ता का जो एक जुरिस्प्रूडेंस था, एक रवायत थी अदलिया की, उसको पकड़ा और उसको इतलाक कर दिया पाकिस्तान की अदलिया पे। उसका नतीजा ये हुआ, उन्होंने ये कहा कि ये गवर्नर जनरल के पास कानूनी इख्तियार तो नहीं था, लेकिन नज़रिया ज़रूरत के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत मैं इसको कानूनी करार देता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि जो कॉमन लॉ है, जो आम मुल्क का लॉ है, बाज़ औक़ात आप इस एक्सट्रीम पे जा सकते हैं, इस हद तक जा सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप उसको सुपरसीड कर सकते हैं, और जो मुल्क का कानून है उसको सुपरसीड कर सकते हैं। तो इसके तहत उन्होंने गवर्नर जनरल के ये फैसला था, इसको कानूनी करार दे दिया, और पाकिस्तान में फिर यहाँ से नज़रिया ज़रूरत का आगाज़ हो गया। अब ये इसका इम्पैक्ट क्या था? इम्पैक्ट ये हुआ कि उसके बाद मार्शल लॉ लगा 1958 का, उसको अदलिया ने दुरुस्त करार दिया इसी नज़रिया ज़रूरत के तहत। इसी नज़रिया ज़रूरत के तहत जो जनरल याहिया का मार्शल लॉ था उसको दुरुस्त करार दिया। फिर जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था 5 जुलाई 1977 को, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसको नज़रिया ज़रूरत के तहत ही जायज़ करार दिया, क्योंकि उन्होंने आइन मुअत्तल किया था, जो कि नहीं हो सकता था। 1977 का जो था, 5 जुलाई 1977 का जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ, उसको जायज़ करार दिया गया। और इसी तरह से जो 12 अक्टूबर 1999 को जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, उसको जायज़ करार दिया गया। और हर दफ़ा ये कहा गया कि आइन की खिलाफ वर्जी तो हुई है, लेकिन क्योंकि नज़रिया ज़रूरत, क्योंकि अब ये हो चुका है
तो हम नजरिया ज़रूरत के तहत इसको जायज़ करार देते हैं। लेकिन इतने अरसे में ज़ियाउल हक को तो 11 साल दे दिए गए, उन्होंने इलेक्शन ही नहीं कराए। लेकिन जनरल जो थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो आखिरी मार्शल था, उनको 3 साल दे दिया अदलिया ने और कहा कि आप आइन में तरमीम भी कर सकते हैं। तो दरअसल जिस अदलिया को पाकिस्तान के आइन को प्रोटेक्ट करना था, पाकिस्तान के जो कानून की हुक्मरानी के तसव्वुर को यहाँ पे वाज़े करना था, उसको तक़वियत देनी थी, पाकिस्तान की अदलिया ने नज़रिया ज़रूरत के तहत जो कानून की हुक्मरानी थी, जो आइन की बालादस्ती थी, इस तसव्वुर को तबाह बर्बाद कर दिया। और उसका नतीजा ये निकला कि जिसके हाथ में ताकत आती है वो ना कानून को देखता है ना आइन को देखता है। वो ये समझता है कि मैं ताकतवर हूँ और अदलिया से मुझे स्टैंप मिल जाएगी, अदलिया मेरे गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम के ऊपर स्टैंप लगा देगी। तो ये वो बेसिकली ख़राबी थी जिसका जस्टिस मुनीर के नज़रिया ज़रूरत के बाद पाकिस्तान की अदलिया में फैलाव हुआ और पाकिस्तान ने इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। बार बार जमहूरियत को पटरी से उतारा गया, बार बार मार्शल लॉ लगाया गया, बार बार फौजी मुदाखलत की गई और नतीजा ये निकला कि हम ना तो यहाँ अदालती इस्लाहात कर सके, ना हम पुलिस के सिस्टम को ठीक कर सके और ना ही हम एक मजबूत जमहूरी सियासी निज़ाम जो है उसको तश्कील दे सके पाकिस्तान में, और ना ही जो कानून और आइन की हुक्मरानी का एक तसव्वुर है, उसकी बालादस्ती का तसव्वुर है, उसको हम कायम कर सके। सर, जस्टिस कर्नेलियस और जस्टिस क्यानी जैसे जज भी रहे हैं, इन्होंने ये चीज़ को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की? देखें, जो जजेस हैं, एक बात हमें समझ नहीं होगी कि जज जितना मर्जी अच्छा हो, उस जज ने जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसके अंदर फैसला करना है। अगर आपके लॉज ही ठीक नहीं है, अगर आपके प्रोसीजर्स ही ठीक ही नहीं है, तो कोई जितना मर्जी नेक नाम जज, अच्छा जज होगा, नेक नाम जज होगा, वो ये करेगा कि वो डंडी नहीं मारेगा, वो किसी के साथ जुल्म नहीं करेगा, वो किसी के दबाव में फैसला नहीं करेगा, वो जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं कंट्री के उसी के तहत फैसला करेगा। लेकिन वो इंसाफ का बोलबाला करेगा, वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, वो किसी वकील का चेहरा देख के फैसला नहीं करेगा, वो कोशिश करेगा, जो अच्छा जज है वो कोशिश करेगा कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करे। तो अच्छे जजेस जो हैं, जिस तरह के आपने मिसालें दी, इनके अलावा और बहुत सारे जजेस थे। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे जजेस ऐसे आए हैं जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठाने से इनकार किया। सर, वो तो पास था। आपको क्या लगता है कि अब प्रेजेंट में रहते हुए जुडिशरी सिस्टम हमारा ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, सिर्फ अदलिया की नहीं, पुलिस की भी। और हमें जो ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए कवानीन हैं, इससे जान छुड़ानी पड़ेगी। जो अंग्रेज़ों के दौर का प्रोसीजर्स हैं, तरीक़ाकार हैं, इनको बसीदा जो पूरा सिस्टम है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। करप्शन को ख़त्म करना पड़ेगा। करप्शन ख़त्म करने के लिए जो शफाफियत है वो बहुत ज़रूरी है। और जजेस की जो मॉनिटरिंग है, निचली अदालतों की भी और ऊपर की अदालतों की भी, वो होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होना चाहिए। और ये जो हमारे यहाँ एक तस्वर बन गया है, हर इदारा कहता है कि कोई दूसरा इदारा उसको चेक नहीं कर सकता। हर इदारा कहता है कि मेरी डोमेन में कोई मुदाखलत ना करे, वो बेशक सारे पाकिस्तान के इदारों की डोमेन में मुदाखलत करते रहें। तो ये हो दो काम हमें करने पड़ेंगे। हमें बड़े पैमाने पे जुडिशल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। बदकिस्मती से किसी भी हुकूमत ने आज तक ये काम नहीं किया। जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, हम तरीक़ाकार को तब्दील नहीं करेंगे। देखें ना, एक अपील है, एक सिविल कोर्ट है, आप उसको पाबंद करें कि वो 1 साल के अंदर अंदर फैसला करें। आप हाई कोर्ट को पाबंद करें कि वो उस अपील, अगर उसके फैसले के खिलाफ अपील आती है तो 6 महीने से 1 साल में उसका फैसला करें। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में सुप्रीम कोर्ट तक केस का फैसला हो जाए। तो जब पता है लोगों को कि 20-20, 25-25 साल सिविल कोर्ट में फैसला नहीं होना, एडिशनल सेशन जज में अदालत में या सेशन जज की अदालत में कत्ल का 3 साल, 4 साल, 5 साल फैसला नहीं होना, इस दौरान बेशक गवाह मारे जाएं। तो ये जो स्पीडी जस्टिस है, जब तक आप इसको नहीं मुतारफ़ करवाएंगे, और इसके अलावा ये जो वकला माफिया की शक्ल में अब बन गया है, और वकला हैं, बड़े नाम हैं, मसलन एक आदमी, आम आदमी क्या किसी बड़े वकील की 1 करोड़ की फ़ीस दे सकता है या 2 करोड़ की फ़ीस दे सकता है? अब एक एडवांटेज होता है जब कोई अमीर आदमी केस करता है अदालत में, तो उसको एडवांटेज ये होता है कि वो महंगे से महंगा वकील हायर कर सकता है। और जब आप महंगा और अच्छा वकील हायर करते हैं तो दूसरा आदमी डिसएडवांटेज पे चला जाता है, वो बेशक हक पे क्यों ना हो। उसका वकील जो है अगर कमज़ोर होगा तो ज़ाहिर है अदालत भी नहीं सुनती। तो अदालत भी हमारे यहाँ बदकिस्मती से होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि जजेस वकला के चेहरे देख के फैसले करते हैं। तो इसी के साथ सर ने हमें जितना भी आज का हमारा तज्जिया रहा है इस जुडिशरी सिस्टम के ऊपर, एक नतीजे पे तो हम भी पहुंचे हैं कि शायद ये सिस्टम कभी ठीक ना हो सके। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।